मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, ये घटना आज से 3 साल पहले घटी थी। वो भी हमारे गांव की एक लड़की जिसका नाम पिंकी था। पिंकी शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, पर उसकी पढ़ाई के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पिंकी के पिताजी बड़े ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपने खेत के आधे हिस्से को बेच दिया, जिससे उनके घर का भरण पोषण भी हो रहा था। बस उन्हीं में से कुछ पैसों को लेकर पिंकी शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ गई। पिंकी के लिए शहर अभी बहुत नया था। जगह जगह उसने रूम ढूंढे, लेकिन बहुत महंगे मिल रहे थे। पिंकी को लगा कि शायद इतने सारे पैसे इस चीज पर अगर खर्च कर दूं तो आगे का काम कैसे चलेगा। मुझे इस पूरे महीने इसी से काम चलाना होगा। पिंकी ने अपने महीने के एक एक रुपए का हिसाब जोड़ रखा था। पर खैर, कमरा ढूंढते ढूंढते पिंकी को वहां एक लड़की मिली। उस लड़की ने पिंकी को एक कमरा सस्ते दाम में दिला दिया। पिंकी उस लड़की से बातचीत करती रही। उसने उसका नाम भी पूछा। उस लड़की ने अपना नाम सुलेखा बताया। सुलेखा ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें जो भी दिक्कत होगी तुम मुझसे कहना। क्यों ना हम दोनों आधा आधा किराया देकर एक रूम में रह लेते हैं। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम मुझसे टकरा गई, वरना बिना जान पहचान के कोई किसी के साथ नहीं रहता। दोस्तों, पिंकी को लगा कि यह सही तरीका है, और वैसे भी वो एक लड़की है तो उसे भरोसा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। पिंकी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। दोनों एक साथ एक ही रूम में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे पिंकी को सुलेखा की एक अजीब बात लगी। वो देखती कि कभी कभी सुलेखा रूम से कहीं गायब सी हो जाती थी। पिंकी के लाख ढूंढने के बावजूद भी उसे सुलेखा कहीं नहीं दिखती। पर एक बात थी, पिंकी ने कभी इस बारे में उसे कुछ नहीं कहा। वो बस महीने का जो भी किराया आता था उसे आपस में मिलकर भर देते थे। वैसे पिंकी का भार पहले से बहुत कम हो गया था। पिंकी ने पढ़ने के लिए कोचिंग भी पकड़ ली थी। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। क्या पिंकी सुलेखा को अच्छे से जान चुकी थी या फिर कोई बहुत बड़ी भूल कर रही थी? ये बात उसे जल्द ही पता चलने वाली थी। इसी तरह एक दिन की बात है। उस रोज मौसम बड़ा ही ठंडा था। सुबह से ही हवाएं तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि बारिश बस आने ही वाली है। लेकिन उस दिन पिंकी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। इसी वजह से वो एक दिन कोचिंग भी नहीं गई। खैर, अब रात हो चुकी थी। पिंकी ने सुलेखा को कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है तो आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तुम अपने आप बनाकर खा लेना। सुलेखा पिंकी के बगल में आई, कहने लगी कि मैं भी नहीं खाऊंगी। वो इतना कहकर पिंकी के बगल में सो गई। आधी रात बीत चुकी थी कि अचानक पिंकी की नींद खुली, क्योंकि जैसे ही उसने अपने बेड पर हाथ रखा तो पाया कि बगल में कोई नहीं था। पिंकी अचानक से घबरा गई। वो घबराते हुए अपने बेड से उठी और बैठ गई। पिंकी ने पाया कि सुलेखा कहीं नहीं थी। उसने उठकर बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन सुलेखा उसे कहीं नहीं दिखी। थक हार कर पिंकी अपने बेड पर आकर बैठ गई। रात का समय था और ऊपर से मौसम भी कुछ अलग ही अपना रंग दिखा रहा था। थोड़ी देर में पिंकी को अचानक एक आवाज सुनाई थी, जिसके बाद वो एकदम चौंक गई। स्विच पर हाथ मारा तो बटन ऑन था, लेकिन लाइट कमरे में नहीं थी। वो अंधेरे में अपनी टॉर्च को ढूंढने लगी, और जैसे ही टॉर्च मिली तो उसने टॉर्च की मदद से अपने बेड के आसपास देखा, लेकिन दोबारा उसे सुलेखा कहीं भी नहीं दिखी। पिंकी उस टॉर्च को लेकर हर जगह घूमती रही, लेकिन सुलेखा का कहीं नामो निशान नहीं था। पिंकी को डर लगने लगा। उसे लगा कि आखिर इतनी रात में सुलेखा कहां जा सकती है, वो भी मुझे बिना बताए। पिंकी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे रसोई घर से कुछ आवाज सुनाई थी। वो आवाज को सुनकर पिंकी एकदम से डर गई, क्योंकि दोस्तों, ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अजीब सी आवाज में कुछ कहना चाह रहा हो। पिंकी की दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई, पर पिंकी ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। अभी मौसम खराब होने की वजह से बार बार खिड़कियों के दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। जैसे तैसे पिंकी अपने रसोई घर में पहुंची। उसने अंधेरे में जैसे ही टॉर्च की रोशनी को जलाया तो उसे सामने एक औरत फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी। साथियों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? ठीक इसी तरह पिंकी बहुत ज्यादा डर गई।
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। कुछ समय तक तो वो उस लाश को देखती ही रह गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उस लाश को देखने के बाद पिंकी कुछ समय के लिए पत्थर बन चुकी थी। पिंकी की आंखें ऊपर की तरफ थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने उसे एक चलती फिरती आत्मा दिख रही थी। ये शायद से उसकी दोस्त सुलेखा थी। उस आत्मा को ठीक से देखने के लिए पिंकी ने बहुत हिम्मत जुटाई, लेकिन वो नाकामयाब रही। पर कुछ ही क्षण में वो एकदम से पिंकी के सामने थी, जिससे कि पिंकी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो जैसे पिंकी को किसी ने नींद से उठाया हो। उसने खुद के डर पर काबू खो दिया और वो जोरों से चिल्लाई और अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद सुबह हुई तो किराएदारों ने रात को इस चीख को सुना था। उन्हें शक हुआ तो कुछ लोग उसके कमरे में आए। कमरे में पहुंचकर पाया कि पिंकी बेहोश पड़ी थी। लोगों ने पिंकी के परिवार वालों को सूचना दी और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरे 6 घंटे हो चुके थे, पर पिंकी अभी तक बेहोश थी। इतनी देर में पिंकी के परिवार वाले भी आ चुके थे। उन्होंने पिंकी को बहुत जगाने की कोशिश की, पर उसे होश ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे कुछ घंटे और बीते और ठीक रात के 8 बजे पिंकी को अचानक से होश आया। डॉक्टर भी अभी अभी उस रूम में आया था। जब उसने देखा कि पिंकी होश में है तो उन्होंने कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। पिंकी के माता पिता भी इस बात से बेहद खुश थे। बस कुछ ही पलों में उन्होंने पिंकी से पूछा कि आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक चल रही है। तब जाकर दोस्तों पिंकी ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि किस तरह वो एक लड़की के साथ रह रही थी, और ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 दिन की बात हो। उसको साथ रहते हुए अब 2 महीने होने वाले थे। पिंकी की पूरी बात सुनने के बाद घर वालों ने कहा कि आखिर वो लड़की कहाँ है, उसे तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इस बात पर पिंकी बिल्कुल चुप रह गई, एक शब्द ना बोली। ये बात जब आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो सब के सब हैरान रह गए। पहला तो ये कि उन्हें उस कमरे में कोई भी लाश नहीं मिली। साथ ही सबसे रोचक बात तो ये थी कि उस कमरे में पिंकी के साथ कोई भी लड़की नहीं थी। इन सब बातों से उसके आस पड़ोस के लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। सबके सब किसी न किसी बहाने से अपने अपने घर निकल गए। पिंकी के माता पिता ने कहा कि अभी तुम उतने अच्छे से ठीक नहीं हो, एक काम करते हैं, कल सुबह घर चलते हैं और जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगी तब तुम दोबारा शहर आ जाना। गांव जाकर कुछ दिन तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी का अंत अगर यहीं तक होता तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता, मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब उनके घर वालों ने उसे सुबह की गाड़ी से गांव लेके जा रहे थे कि रास्ते में अचानक से पिंकी की मौत हो गई। ये मौत इतनी रहस्यमयी थी कि आज तक किसी को इसका कारण पता नहीं चल पाया। क्या आपको इसका कारण पता है या नहीं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पिंकी तो नहीं रही, मगर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? क्या पिंकी को कोई मेंटल डिसऑर्डर था, या वो खुद से ही डर रही थी? क्या उसने सच में कुछ देखा था, या फिर उसकी तबीयत खराब थी? सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं। वैसे एक बात है, कई लोग रोजगार के लिए दूर गांव से शहर में आते हैं और ठीक कमरा भी लेते हैं और कई सालों तक काम करते हैं, मगर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं मालूम आपको यह कहानी कैसी लगेगी, मगर मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं जो कि अंकित की है। अंकित ने कोलकाता शहर में रहकर कॉल सेंटर में काम किया था। यह घटना आज से ठीक 2 साल पहले की है। एक बार की बात है, जब दिवाली के समय अंकित को ऑफिस से छुट्टी मिली तो इस साल अंकित ने दिवाली अपने घर झारखंड के गांव में मनाने की सोची। उसे घर गए हुए लगभग 2.5 साल हो गए थे, इसीलिए वो 2017 की दिवाली में छुट्टियां लेकर अपने गांव गया था। अंकित झारखंड के पूरी देहाती इलाके में रहता था, जहां बिजली के खंभे तो थे मगर गांव में बिजली आती जाती रहती थी। अंकित ने गांव के लिए एक गाड़ी बुक कर ली। उस गाड़ी ने अंकित को कुछ ही घंटों बाद उसे उसके गांव छोड़ दिया। गांव पहुंचकर अंकित को उसके कई सारे दोस्त मिले। सबके सब वहीं आसपास में कुछ काम कर रहे थे। गांव छोटा था, इसीलिए अंकित के आने की खबर आग की तरह फैल गई।
अंकित को वहां उसका एक दोस्त शुभम भी मिला। शुभम ने बताया कि आजकल गांव में बहुत कुछ बदल गया है, ऊपर से एक परेशानी और आ गई है। मानो या न मानो, उसकी वजह से कई लोग इस गांव को छोड़कर कहीं दूर बस गए हैं। अंकित ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या हो गया? जिस पर उसने कहा, कई दिनों पहले एक तांत्रिक को कुछ लुटेरों ने रात में लूटकर उसे जान से मार दिया। तब से लेकर उनका खौफ इतना बढ़ गया कि कोई यहां रहना नहीं चाहता। अभी कुछ ही दिन पहले एक आदमी की मौत हो गई। उस वक्त उसकी बीवी और वो दोनों साथ में छत पे सोए हुए थे। जब उसकी बीवी से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो उसने बताया कि एक साया है जो कि लोगों को मार रही है। दोस्तों, शुभम की बात सुनकर मैं एकदम दंग रह गया। मैंने अपना सर हिलाया और मैं चुपचाप अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैं बड़ा खुश हुआ। पूरा दिन मुझे बस घर के लोगों से मिलते और हालचाल पूछते ही बीत गया। हमने रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। पिताजी ने मुझसे मेरे काम की जुड़ी चीजें पूछी, जिस पर मैंने कहा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। खैर, खाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए। माँ ने मेरे सोने के लिए मेरे कमरे को वापस से साफ कर दिया, जो कि आज 2.5 साल बाद खुला था। खैर, मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। पर यह क्या, इतने दिनों से बंद होने के बाद अंदर चूहे बहुत हो गए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छत पर जाकर सो जाऊं। वैसे भी बचपन से ही मुझे छत पर मच्छरदानी लगाकर सोने की आदत है, जो कि अब बड़े होने के बाद भी नहीं छूटी। मैं उठा और छत पर जाकर अकेले ही सो गया। गांव में इस तरह रात को खुले आसमान के नीचे सोए मुझे जमाना हो गया था। मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में इसी तरह रोज सोया करता था। चारों ओर सन्नाटा, आसमान में कई सारे तारे, धीरे धीरे बहती हवाओं के बीच मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। रात को मेरी नींद किसी अजीब आवाज से खुली। वो आवाज सुनकर बता पाना मुश्किल था कि आखिर वो आवाज थी किसकी। शायद ये आवाज मुझे घर से थोड़ी दूर घनी झाड़ियों वाली बस्ती से आ रही थी। मैं झट से मच्छरदानी खोलकर बाहर निकला। मैंने छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास नजर घुमाई। मेरे ऐसा करते ही आवाज आना बंद हो गई। मैं चुपचाप वापस से जाकर सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आवाज मुझे वापस सुनाई थी। मैंने पहले तो उस आवाज को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ साथ वो आवाज और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मुझे अब मजबूरन उठना पड़ा। मैं वापस से अपनी सीढ़ी की रेलिंग के पास जाकर देखने लगा। मुझे वहां पीपल के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाता हुआ एक साया नजर आया। मैंने सोचा कि होगा कोई मुझ जैसा ही परेशान आदमी जो रात में घर के बाहर टहल रहा है। मुझे लगा रात में इन लोगों का इधर उधर भटकना एक आम बात होगी, लेकिन मैं भूल गया था कि ये कोलकाता नहीं बल्कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है। पर हाँ, बिजली तो थी नहीं, इसीलिए मुझे लगा कि शायद ये आदमी यूं ही भटक रहा होगा। वैसे भी गर्मी का समय था। बाकी उस टिमटिमाती रोशनी में मुझे दूर से कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने तो बस दिखने वाली एक आकृति का अंदाजा लगाया था। मैं अपने मन में उठने वाले डर को खामोश करके चुपचाप मच्छरदानी में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी दोबारा नींद टूटी, पर इस बार वो आवाज दूर से नहीं बल्कि मेरे बहुत नजदीक से आ रही थी। मैं तुरंत भागकर छत की रेलिंग के पास गया, पर इस बार जो मुझे नजारा दिखा उसे देखने के बाद मेरे शरीर में दौड़ रहा खून मानो भयरस बन गया। कान ठंडे होकर सुन्न हो गए, क्योंकि वहां एक 6 फुट लंबा डरावना साया खड़ा था। उसे देखकर मैं तुरंत नीचे बैठ गया। मुझे शुभम की बात याद आ रही थी। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी बात में कुछ तो सच्चाई थी। मैं ठीक उस साये के आर पार देख सकता था। मैं धीरे धीरे न जाने क्यों पर उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मैं नीचे जाती हुई सीढ़ियों पर गिरता चला गया। गिरते गिरते मेरा सर लास्ट वाली सीढ़ियों पर लगा, जिसके बाद मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि आपको बता नहीं सकता। पर दोस्तों, जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने पाया कि सब कुछ सुनसान था, और तो और घर से कोई भी बाहर नहीं आया। थोड़ी देर बाद पता चला कि यह तो सिर्फ सपना था, क्योंकि मैं नीचे नहीं बल्कि अपनी मच्छरदानी में ही सो रहा था। दोस्तों, इसके बाद मैं 1 सेकंड भी छत पर नहीं रुका।
मैं सीधा दौड़ता हुआ नीचे गया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। हालांकि हुआ तो मेरे साथ कुछ भी नहीं, लेकिन वो सपना मुझे क्यों आया यह मुझे नहीं मालूम। हाँ, हो सकता है कि कई बार जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो अक्सर हमें सपने में दिखाई दे जाती है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की 2 कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।